Hello everyone, can you hear me? Hello Yes, sir. everyone, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. चलिए हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें और मेरा मशवरा सुने और सारे लोग बताएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। और प्लीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो पार्ट हैं, सुन रहे हैं सभी यहाँ, नोहा और अर्सना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक पार्ट है क्वांटम नंबर और एक पार्ट है क्वांटम नंबर से पहले। केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, जो थर्ड एंड फोर्थ या सेकंड बुक में काम आएगा। उससे पहले जितना बोर मॉडल, थॉमसन, रदरफोर्ड वगैरह सब जो पढ़ना है, हेजनबर्ग, हाइड्रोजन स्ट्रक्चर है ना आपके चैप्टर में, तो भी आया ना? Yes, sir. ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले क्वांटम नंबर से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि मेरा सिलेबस और स्मूथली आगे बढ़ेगा। सुना सारे लोग? हेलो Yes, sir. सब यहाँ, नोहा बताएं, या तो हम स्टार्टिंग से बाकी ये सब जो है बोर मॉडल, ये 12th की फिजिक्स में भी दोबारा आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का 50% फिजिक्स में भी दोबारा पढ़ना है, विच इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। ऐसे मैं हर बैच को पढ़ाया हूँ, लेकिन जो आपका बैच सबसे लेट है, तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले उस पार्ट को पढ़ लें जिससे कि आगे चैप्टर सब में परेशानी ना हो। बाकी 5th चैप्टर में पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए आप 4 क्लासेस होंगी और नेक्स्ट क्लास से आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। वो आपको 2 दिन ऑर्गेनिक पढ़ना है और 2 दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर चलेगा। उससे आगे भी पढ़ाई होती रहेगी, पीछे से भी होता रहेगा। सुना? 2 कॉपी आप अलग अलग बना लीजिएगा, क्योंकि आपको पीरियड थर्ड और फोर्थ चैप्टर दोबारा पढ़ना है। थर्ड तो पढ़ा ही नहीं मुझसे आप, और केमिकल बॉन्ड तो कैप्सूल की वजह से उतना अच्छे से आया भी नहीं होगा आप लोगों को। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि ये 2 चैप्टर नहीं पढ़िएगा सही से तो आगे 12th की केमिस्ट्री सबसे कमजोर होगी आपकी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो अब आप लोग मशवरा दें तीनों स्टूडेंट कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू से पढ़ाऊं या क्वांटम नंबर से पढ़ाऊं। मेरा काम है बोलना, आपका काम है मशवरा देना। नोहा, मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊं? Yes, कि sir. स्टार्टिंग से पढ़ाऊं? सब लोग बताएं। Yes, sir. चलिए स्टार्टिंग Yes, sir. चलिए ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ें। तो स्टार्टिंग में शुरू के कुछ टॉपिक्स रिड्यूस सिलेबस में है, रदरफोर्ड वगैरह वो सब तो आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। चलिए, आपने कहा तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊँ, जो आप कहेंगे। और एक बैच और ज्वाइन कर लेना है जिसमें ऑर्गेनिक और 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह चलेगा। इसके सेकंड टर्म का सिलेबस आपका टाइम पर खत्म हो। सुना? हेलो स्टूडेंट, सुन रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि 11th में टाइम कम है, आप लेट से आए, ऐसे नहीं हो पाएगा। सर से ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम पढ़ा देंगे, बाकी इधर से आप आगे भी पढ़ते रहेंगे। 2 कॉपी आप बना लें, नोट्स अच्छे से बना। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले जो है, गौर से सुनिएगा कि डिफरेंट एटॉमिक मॉडल है। इसमें सबसे पहले डिफरेंट एटॉमिक मॉडल जो पढ़ना है आपको, उसमें सबसे पहले आपने पढ़ा होगा थॉमसन मॉडल का नाम सुना है ना आपने? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, बोलिए। सबसे पहले एटम के बारे, एटॉमिक थ्योरी यही दी थी। उसके बाद आपके पास आया थॉमसन के बाद क्या आया था? रदरफोर्ड, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Rutherford. हाँ, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये भी, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। कोई थ्योरी पूरी तरह गलत नहीं है, हर जमाने में जो भी उस लिहाज से इम्पोर्टेंस था साइंटिस्ट ने दिया। अब देखिए, रदरफोर्ड, थॉमसन और रदरफोर्ड के बाद कौन सा आया था? बोर मॉडल, बोर्स मॉडल। समझा? हाँ या ना? सबसे जो अब तक आया, बोर्स मॉडल में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, और सबसे जो अब तक चल रहा है वो है वेव मैकेनिकल। ओके स्टूडेंट, वेव मैकेनिकल Yes, मॉडल sir. ऑफ। तो देखिए, हम इसमें ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, ये रिड्यूस सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है आपको दिया गया है। हाँ, बोर मॉडल पढ़ने से पहले
गौर से सुनिए। जैसे रदरफोर्ड जो थे वो बोर साहब के टीचर थे। बोर मॉडल ने जब अपना मॉडल अब बनाया, इसलिए एनसीईआरटी में देखिएगा रदरफोर्ड के जस्ट बाद बोर मॉडल नहीं पढ़ाएगा। उसके बीच में लाइट, नेचर ऑफ लाइट, जो लाइट है जिसकी रोशनी में आप पढ़ रहे हैं अभी, उस पर एनालाइज किया गया, उसकी डिफरेंट थ्योरी पर एनालाइज किया गया। तो वही आज के लेक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये लिख लीजिए आप। क्लियर बताइए। Yes, sir. लिख लिया। लिख लिया एवरीवन? चलिए अब आइए। तो देखिए बोर मॉडल के एनालाइज से पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ लाइट, और 2 मिनट अभी आप रुक जाएंगे। लाइट के बारे में एनालाइज, बोर मॉडल अपना मॉडल देने से पहले लाइट पर उन्होंने रिसर्च किया। तो सबसे पहली थ्योरी जो आई थी उसका नाम है कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कार्पस्कुलर का मतलब होता है मीन्स पार्टिकल। इसका क्या मतलब होता है जल्दी बताइए सारे लोग? पार्टिकल। पार्टिकल। हाँ, कार्पस थ्योरी ने कहा कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताया। जैसे आप गांव समय देखते हैं विंडो से जब रोशनी आती है तो उसमें देखा होगा तो पार्टिकल्स वगैरह सब रहते हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने लाइट के बारे में बताया कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है। तो बाद में हुआ कि नहीं, जैसे रिफ्लेक्शन, लाइट आई बेंड हो गई, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल नेचर से साबित नहीं हुई। तो फिर वेव थ्योरी आई। कौन सी थ्योरी आई लाइट की? जल्दी बताइए सारे लोग, बोलिए ना। वेव थ्योरी। वेव थ्योरी आई कि लाइट भाई वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव के थॉट में। तो लाइट की वेव थ्योरी में कौन कौन आता है? रिफ्लेक्शन। अरे बताइए ना नोहा सभिया, आप लोग भी तो कुछ बोलिए, साइंटिस्ट को समझ में आ रहा है? बोलो साइंटिस्ट, कुछ तो बोलिए। और इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पर पीएचडी मत कीजिए, ये सब फिजिक्स के टर्म्स हैं। और एक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब ये कि अगर आप कोई दीवार है, आप दीवार से लग के अगर आप बोलेंगे, या रूम बंद करके आप चिल्लाते हैं तो बाहर आवाज जाती है कि नहीं? अरे बोलिए ना। अरे पूरा रूम Yes, अगर sir. क्लोज हो, अगर आप चिल्लाएंगे तो आवाज जाती, जिसको कहते हैं साउंड वेव। वेव डिफ्रैक्शन, एक रुकावट था, रुकावट से भी टकराते हुए वेव बाहर चली गई, इस फिनोमेना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। ऐसे केमिस्ट्री में इसका कोई यूज नहीं है। तो फिर से बताइए, लाइट के सबसे पहले लाइट के बारे में क्या बताया गया था? कौन सी नेचर ऑफ लाइट है? पार्टिकल Sir, नेचर। particle nature. उसके बाद कौन सी थ्योरी आई? Sir, wave theory. वेव थ्योरी लाइट की किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया? रिफ्लेक्शन, The reflection, refraction, interference, and डिफ्रैक्शन। हाँ diffraction. डिफ्रैक्शन। हाँ, आपसे पूछेगा कि कौन से प्रॉपर्टीज वेव थ्योरी से साबित है, तो ये 4। तो लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे ये साबित हुआ कि लाइट के अंदर डुअल नेचर है। कंक्लूजन, इससे क्या साबित हुआ? कि लाइट हैज, जल्दी बताइए, लाइट हैज So dual nature. हाँ डुअल नेचर। डुअल नेचर जब भी केमिस्ट्री में बोला जाए तो आप क्या समझिएगा? पार्टिकल नेचर। So और particle plus wave. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं। वेव नेचर मतलब एक सिक्के के दो, एक सिक्का जब आप उछालते हैं तो हेड और टेल दोनों एक साथ होता है कि नहीं उसमें? बोलिए। अरे Yes, हेड sir. और टेल दोनों होता है। उसी तरह लाइट है। तो कोई कहे लाइट क्या है, ये मत बोलना पार्टिकल नेचर, भाई लाइट के अंदर दोनों है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल नेचर से साबित है, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिया।
लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नेचर से साबित हैं, जैसे रिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह। तो यही बोर मॉडल जब बना, बोर साइंटिस्ट ने जब अपना मॉडल दिया, तो पहले उन्होंने लाइट पर ही रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि लाइट के अंदर दो नेचर है, समझा, एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ओके स्टूडेंट, सबिहा, नोहा Yes, एंड sir. अरसला, ये Yes, स्लाइड sir. लिखिए, ये Yes, स्लाइड sir. लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ये स्लाइड लिखिए, अब बताइएगा। और आप लोग डिटेल में पढ़िए, ये यूनिट टेस्ट की वजह से इतना डिस्टर्ब होता है पैच सब, मैं क्या बताऊं, ये अच्छा थोड़ी ना है, उधर 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 उधर, ओ माय गॉड। अरे सही बोल रहा हूं ना मैं? हेलो, कैसे तैयारी हो पाएगी ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. मेन बैच बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इससे पढ़ाने में मजा भी नहीं आता। यूनिट टेस्ट, फलाना टेस्ट, चिलाना टेस्ट, तो फिर नीट जी कैसे निकलेगा? इससे अच्छा है कि होम ट्यूशन लोग पढ़ लें। भाई कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब एकदम अच्छे से पढ़ना एक एक चीज को, और ये यूनिट बहुत डिस्टर्ब होता है क्लास में। आप लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, लेट क्लास पे डे क्लास, एक एक दिन में 4 4 क्लासें लग रही होंगी, एक हफ्ता 10 रोज से, यही तो हो रहा था 15 दिन से। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर उससे कोई फायदा है क्या? अपने लेवल से तैयारी कीजिए, मेन होता है कंसेप्ट। असल नीट जी तो 2 साल के बाद पेपर होगा। अब अल्लाह मन क्यों बच्चे परेशान हो जाते हैं इतना जल्दी? कोई बात नहीं है, हिम्मत मत हारिए, मैं केमिस्ट्री मजबूत कर दूंगा। अब हर दिन पढ़ते रहिए। लिख लिया ये स्लाइड? बताइए हाँ या ना। No, sir. लिखिए। इसलिए 2 क्लास हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, और 2 चूंकि अब आपको सेकंड टर्म में भी है, तो इसलिए साथ चलना होगा। जब तक हफ्ते में 4-5 घंटे की क्लास नहीं लगेगी किसी भी एक सब्जेक्ट पर, आपका सिलेबस अच्छे से डिटेल से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग मिड टर्म सेकंड की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर में कोई थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मोल आना चाहिए निकालने बस। आपको फिर थर्मो और इक्विलिब्रियम में कोई वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है, इसलिए दूसरे बैच को आपको ज्वाइन कर लेना। 3 दिन उधर, 2 दिन इधर, 5 दिन में आपको पढ़ाई होगी। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। Yes, sir. लिख लिया. सब लोग सभी अनुआ आप भी लिख लिया? Yes, sir. चलिए अब सुनिए, लाइट के अंदर वेव तो है, बाद देखिए आप एक नया वेव आप पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जानिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव। और मैं 4-5 मिनट अच्छे से समझाऊंगा, और मेरी पहले टॉपिक डाल दीजिए और बहुत अच्छे से समझिएगा। लिख लिया? Yes, sir. देखिए इस पहले जब भी 9th-10th में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बाद में साइंटिस्ट ने ये बताया कि लाइट कौन सा वेव, अगर लाइट वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है, कौन सा वेव है। तो देखिए इसके नाम से साबित है, लिखना नहीं। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। पहले आसान लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में समझें। वो वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। सर हमें कैसे पता, जैसे ये लाइट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम बताएंगे उसका। आप उसको देख नहीं सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आपको रीजन बताऊंगा। कोई भी पूछे लाइट कौन सा वेव है, तो कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
आपको डिफिनेशन नहीं आ रही है, आप लैंग्वेज पर पीएचडी करें। और याद रखिए जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहे 3 बातों पर ध्यान दें। पहला कंपोनेंट लिखेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जरा नहीं लिखना है, पहले सुनना है। दूसरा कंपोनेंट जल्दी बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। अरे बोलिए ना सारे लोग, कौन सा कंपोनेंट? Yes, sir. Magnetic field. अब तीसरी चीज डायरेक्शन ऑफ वेव। ये 3 बातें याद रखिए। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले आपके माइंड में 3 बातें आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ वेव। हम एक को मान लें एक्स एक्सिस को डायरेक्शन ऑफ वेव, एक को मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड और एक को मान लें मैग्नेटिक। मतलब ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या नहीं। Yes, sir. है। Yes, sir. इसलिए केमिस्ट्री कहता है जब आप डिफिनेशन पढ़ेंगे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेव है, यानी वेव अगर इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखिए। अगर ये मान लीजिए इसमें आपको दिख रहा है, मेरी फिंगर दिख रही है आपको? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. हाँ, अगर एक को मान लीजिए ये मान लिया डायरेक्शन ऑफ वेव है, तो ये 2 कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड, सब एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। सर हम कैसे ऑब्जर्व करें? जैसे सुनिए अच्छे से, क्यों कहा जा, आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, रेज निकलती हैं वो जो आपके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं। आप मोबाइल से बात करते हैं 15-20 मिनट तक मोबाइल गर्म हो जाता है। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, वो sir. क्या है? वो आपके बॉडी के अंदर वही है रेज, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और हमारी बॉडी एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकती है। और वही एक्सेस हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटीज आती है। कोई भी पूछ कहे कि हम कैसे समझें, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब भी लाइट ट्रेवल करेगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के भी कंपोनेंट। इसलिए गांव देहात में भी जब भी मोबाइल का टावर लगता है बहुत सारे लोग उसका अपोज करते हैं, क्योंकि इसकी रेज निकलती, इसलिए कहा जाता है दूर लगाने के लिए, सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए खतरनाक है। और अभी भी 5G जो लगाने की बात हो रही है इंडिया में, उस पर भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया कि नहीं होना चाहिए। यही क्यों है? वही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों कहा जाता है लैपटॉप पे ज्यादा देर तक ना बैठे, दिमाग चकराने लगता है, रेज निकलती हैं, तो वो तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, या कोई भी बहुमान बॉडी उस रेज को कम से कम बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। समझा कि नहीं? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो कोई भी पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव, द वेव व्हिच व्हेन प्रोपेगेट्स causes the oscillation of electric field and magnetic light। जब भी ट्रेवल करेगा, जब भी कोई रेज आएंगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, which are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of wave। ये लैंग्वेज जब स्टूडेंट बुक में पढ़ता है तो उनको समझ में नहीं आता, तो आप तोड़ के पढ़िए। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सेंटेंस पर जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक याद रखिए डायरेक्शन ऑफ वेव। 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ वेव। अब तीनों को तीनों एक्सिस पर डाल दीजिए, तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोले हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो लाइट का ऑब्जर्व समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्यों रहता है, कैसे रहता है, कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो वही फीलिंग, मोबाइल का हीट होना, ये सब होना, ये सब बताता है कि उसमें हाँ खतरनाक रेस हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आएंगे, उसमें बेस्ट कोई भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जाम्पल लाइट। अब लाइट में कौन सा लाइट, बहुत सारी रेज है, बहुत सारी रेडिएशन है, वो भी पहचानने का तरीका बताया जाएगा। तो लाइट अगर ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ना ये ट्रांसवर्स वेव है ना ये लैंगिट्यूडिनल वेव है, इट इज कॉल्ड, अगर ये वेव के फॉर्म में है तो विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए साइंटिस्ट लोग। Yes, sir. समझ गए। yes, sir. एक तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए इन EMW,
फॉलोइंग आर प्रेजेंट। हर चीज को शॉर्ट फॉर्म में समझने की, फॉलोइंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉलोइंग्स आर प्रेजेंट। सभिया आप भी तो कुछ बोलिए, आ रहा है समझ में? सभिया खुर्शीद आ रहा है समझ में? ये बेचारी बोल ही नहीं रही है। द वेव विच वेन, अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सी लैंग्वेज लिखा देता हूँ। विच वेन प्रोपेगेट्स causes the oscillation of electric field and magnetic field। वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे which are, पूरा डिटेल में मैं लिखवा देता हूँ, which are perpendicular to each other as well as perpendicular to direction of wave। डायरेक्शन ऑफ वेव, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब हुआ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रेस प्रोपेगेट करेंगी और डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होंगी। तो के स्टूडेंट हाँ या ना समझ में आया? Yes, sir. Yes. या तो बताइएगा। सबिहा समझ में आ रहा है? सबिहा खुर्शीद लिख लिया साइंटिस्ट लोग? Yes, sir. मैंने लिख लिया। Yes, sir. ओके चलिए, अब आइए कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? सर बोलिए, समझ में आएगा डिफिनेशन अच्छे से? Yes, sir. हाँ तभी बोल Yes, sir. देंगे। हाँ चलिए ठीक है। समझने के लिए अगर करना चाहें तो ये बना लीजिए प्लीज जल्दी से, 2 मिनट के अंदर मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए। ये वही समझ लीजिए, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। मान लीजिए इसमें एक कंपोनेंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए। वही है, रेज वगैरह का निकलना, मोबाइल वगैरह का गर्म होना, ये सब चीजें इस बात को साबित कर रही हैं कि उसमें एक खास तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो हम देख नहीं सकते, हम उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आइए कि सर इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दीजिए जो आपको बहुत ध्यान देगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला पॉइंट पहले लिखें सारे लोग। या Yes, sir.
मेरे साथ साथ लिखिए, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ये तो आप जानती हैं, लाइट डायरेक्ट ट्रेवल करता है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अब देखिए, दे आर एनर्जी कैरियर। हर वेव लाइट में एनर्जी होती है, तभी वो हॉट हो जाती है। मोबाइल रेज एनर्जी देती है। आयरन, जिस पर आप आयरन करते हैं, कपड़े पर आयरन ही तो बोलते हैं ना, आयरन करना कपड़े पर, क्लोथ Yes, पर है। sir. हाँ, वो भी आप रेज निकालती हैं, एनर्जी कैरियर। यही प्लांट्स क्वांटम बताएगा कितनी एनर्जी है। याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर एनर्जी कैरियर। तीसरा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशंस ट्रेवल विथ सेम स्पीड। और वो तो आप जानते हैं, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पर, विच इज इक्वल टू लिख लीजिएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सुनिए अच्छा से, इधर सुनिए। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, अगर ये हॉट आयरन रॉड है, इससे भी जो रेडिएशन निकल रही है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। समझा कि नहीं? आयरन समझा? Yes, sir. कोई सन रेज भी जो रेडिएशन दे रही हैं, वो भी 3, उसमें से भी जो आ रही है 3, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सोर्स। All electromagnetic wave travel with same speed, which is equal to 3 into 10 to the power 8 meters per second, and independent of the nature of the source। चाहे वो सन रेज हो, चाहे वो हॉट आयरन रॉड हो, कोई भी हॉट बॉडी हो, वो जो रेडिएशन इमिट करती हैं, उसकी जो स्पीड होती है वो 3 into 10 to the power 8 मीटर सेकेंड होती है। सुना सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. लिख लिया. हाँ, और सभी आपने भी लिख लिया? Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए, दूसरी बात ये है, समझिएगा अच्छे से, क्योंकि मैं आपको वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, उसमें एक पहचानने का तरीका ये बहुत जबरदस्त टिप्स है। दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। उस रेज में कोई चार्ज, इसीलिए मैं एग्जांपल सब दूंगा। जैसे आपसे कोई पूछे, सुनिए अच्छे से, बताइए गामा रेस। गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं? जल्दी बताइए। तो देख लीजिए, गामा में कोई चार्ज नहीं होता। कॉस्मिक रेस, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अल्ट्रावायलेट रेस कोई नहीं होता। और से सुनिए, क्या कहते हैं इसको, गामा हो गया। एक्स रेस जो आप करते हैं, एक्स रेस में कोई चार्ज नहीं होता। एक्स रेस के बाद आप आइए विजिबल रेस। विजिबल रेस में कौन कौन आता है? विव गॉयर आता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडियो वेव, जो वही मोबाइल वगैरह में जो टावर होता है उससे आता है, समझा? माइक्रोवेव, जो भी आप खाना गर्म करते हैं, माइक्रोवेव। इसलिए कहा जाता है ना माइक्रोवेव से, तो आजकल की दुनिया अजीब है, गैस पे लोग नहीं गर्म करते हैं, है सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है ये सब। और खासकर प्लास्टिक के बर्तन में हीट करेंगे तो और खतरनाक है। ये सब जितने हैं, समझा कि नहीं? और एक और है, कहाँ गया, इंफ्रारेड रेस। ये सब, और याद रखने का तरीका, इन सब के पास चार्ज नहीं। इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव दिया जाए, which of the following से पूछता है, which of the following are not electromagnetic wave। जैसे पहला कैथोड रेज दे देगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी कह देते हैं अरे रेज है तो हो जाएगा। दूसरा दे देगा एनोड रेज दे देगा, समझा? तीसरा दे देगा आपको बीटा रेज दे देगा, ये दे देगा अल्फा रेज। जानते ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है,
बीटा रेज नेगेटिवली हैं, अल्फा रेज पॉजिटिवली हैं। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहचानने का ट्रिक्स है कि उस रेज में कोई चार्ज नहीं होगा। और कुछ तो बोलिए हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये तरीका याद रखिए। ये सब के सब हैं, सब खतरनाक से खतरनाक कॉस्मिक गामा सब है। अभी मैं ऑर्डर बताऊंगा ना फ्रीक्वेंसी सबका, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। लिख लीजिए साइंटिस्ट को सब एग्जांपल्स। यार एनर्जी कैरियर। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? सर नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। अच्छा बताओ, इसमें कौन ऐसी रेज है जिसको तुम देख सकते हो? सर वो विजिबल रे। फिर कहिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यार विजिबल एज वेल एज इनविजिबल, याद रहेगा? लो अरे Yes, बोले, sir. हाँ यार विजिबल एज वेल, ये छोटे छोटे पॉइंट सब लिखते हैं। को नहीं देख सकते, कॉस्मिक को नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट को नहीं देख सकते, बस उसके इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। विजिबल को तो देख सकते हैं ना साइंटिस्ट लोग। Yes, sir. लिख लिया ये। आप बताइए, सबिहा और नोहा लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. अब आइए, इसके बाद हम लोग टॉपिक डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कि कोई भी वेव होगा, ये सब बेसिक सही है, सब आपके सिलेबस में इसमें पढ़ना है। जहां भी वेव होगा उसके साथ कुछ बातें एसोसिएटेड होंगी। जैसे अगर कोई आदमी है तो आपके पास हाथ भी होगा, पैर भी होगा, दिमाग भी होगा, आंखें भी होंगी, वही हाल है। अगर वेव है तो उसके अंदर वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेव नंबर होगा, वेलोसिटी होगा, एम्पलीट्यूड होगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, मेरे साथ साथ जल्दी लिखिए, ऐसे ही आप 9th में जानते हैं, तो फिर भी आपके सिलेबस में है तो इसलिए पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, मेरे साथ साथ लिखिए।
the distance between distance को बताया है। लेमडा है, ये यहाँ तक ये वेव हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, the distance between two consecutive crest and trough is called wavelength। आया समझ में? Hello everyone। Yes, sir. अच्छा अब आइए, ये मैं पहले ही पढ़ा देता हूँ। वेवलेंथ की जो यूनिट होती है, पहली यूनिट है ये सब न्यूमेरिकल में आपको काम देगा, आपको इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। डिस्टेंस को मीटर में कहते हैं, लेकिन मीटर बहुत ज्यादा हुआ, वेव के लिए मीटर, 1 मीटर बहुत बहुत ज्यादा है, उतना में नहीं रहता है डिस्टेंस, इसलिए इसको लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ये पे पावर नॉट को एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ये है क्योंकि स्पीड इतनी फास्ट होती है, इतनी स्पीड लाइट की फास्ट होती है कि डिस्टेंस बहुत ही कम होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए उसको एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। 10 टू द पावर -10 बहुत ही कम है, और कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, कंफ्यूज नहीं। देखिए 1 pm, दिस इज कॉल्ड पिकोमीटर, 10 to the power -12 मीटर, मतलब 10 to the power -10 1 नैनोमीटर, 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -7 सेंटीमीटर, 1 um माइक्रोमीटर, 10 to the, ये सब आपको लिख लीजिए, ये सब पर PhD करना है आपको। तो ये आया समझ में साइंटिस्ट को? Yes. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी। Is defined as number of wave responses per second। Is defined as number of wave responses to a point per second is called frequency। अब बताइए कि यहाँ वेवलेंथ कम है, देखिए वेव बहुत ज्यादा पास हो रहा है कि एक पॉइंट से, वेवलेंथ Yes, sir. कम है फ्रीक्वेंसी का, इसलिए याद रखिए वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम, ये रूल याद रखिए। डिस्टेंस ज्यादा तो नंबर ऑफ वेव कम होगा, और फ्रीक्वेंसी का अपना एक फॉर्मूला होता है 1/t, 1/t is the total of time।
यस साइंटिस्ट लोग बोलिए। यस सर लिख लिया। थैंक यू। अब आइए, अब एक नया टर्म्स है जो 9th-10th में आपने ना पढ़ा होगा, which is called वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी की तरह लिखिए, न्यू बार कहते हैं। देखिए इज डिफाइन एज, इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा। नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मान लीजिए 1 मीटर की डिस्टेंस अगर है, उससे कितना वेव क्रॉस किया। समझा? मान लीजिए अगर हम इसको 1 मीटर माने और एक वेव यहाँ से यहाँ तक, एक वेव हुआ, हाँ या ना, जल्दी बताइए। फिर यहाँ से यस यहाँ सर। तक दूसरा वेव हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा वेव, तो 4 वेव आया। अरे बोलिए, तो 4/1 को हम 4 पर यूनिट लें, इसलिए न्यू बार जो होता है 1/λ का रेसिप्रोकल, लेमडा का रेसिप्रोकल होता है। लेमडा डिस्टेंस है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। बट फिजिकल मीनिंग है कि किसी भी पर यूनिट लेंथ में कितना, पर यूनिट टाइम में जितना वेव पास करेगा, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर है पर यूनिट लेंथ जितना वेव पास करेगा उसको कहेंगे वेव नंबर। वहां पर यूनिट सेकंड, वहां 1/t हुआ फ्रीक्वेंसी, यहाँ लेंथ की बात हो रही है तो 1/λ की बातें होगी। क्लियर है साइंटिस्ट लोग? बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes. क्लियर? Yes, sir. यस सर लिख लिया। ओके, लास्ट वेलोसिटी ऑफ वेव। ऐसा सब जल्दी जल्दी होने वाला है। The distance traveled by wave per unit time is called velocity. Velocity distance, अब जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा बताओ, वेव में डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्टेंस को वेव में क्या कहते हैं? लेमडा, लेमडा बाई टी हो जाएगा, बोले ना डिस्टेंस टू। अब बताओ, लेमडा और 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जल्दी बोलिए हाँ। तो ये वेलोसिटी यस का, सर। हाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी। सुनिए जाए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए फॉर्मूला हो जाता, सुनिए, C is equal to lambda into frequency, where C is equal to हमेशा 3 into 10 to the power 8 होगा कि नहीं वेलोसिटी? जल्दी बोलो। यस सर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलावा कोई वेव है तो वही होगा, V is equal to lambda into frequency। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी वही होगा, lambda into frequency, but it is called C. C is the fixed, all electromagnetic radiation move with same velocity। सुना सारे लोग? यस सर। इस पर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और ये तो आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है मैच कॉलम में, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। फिजिक्स में भी पढ़िएगा, केमिस्ट्री में भी, ये सब फिजिक्स में भी आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको उसको कहते हैं मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सब फिजिक्स में भी आएंगे। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। सबिहा लिख रही हैं, सबिहा समझ में आ रहा है? सबिहा खुर्शीद प्लीज रिस्पॉन्स। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? No, sir. No, sir. थैंक यू वेरी मच। चलिए लिख लिया। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। देखिए आपको एग्जामिनर जिस पर क्वेश्चंस देगा वो यही है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ये आपको याद रखना है।
तो मेरे साथ साथ लिखिए कॉस्मिक रेस गामा रेस एक्स रेस यूवी रेस। चार आप पहले याद रखिए, चार के बाद है विजिबल वीआर विजिबल रेस है ना। आप विजिबल रेस में आपको मालूम है उसके बाद आईएमआर का मतलब इंफ्रारेड रेस माइक्रोवेव माइक्रोवेव के बाद रेडियो। केमिस्ट्री कहता है लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं आप, वेव लेंथ बढ़ रहा है बट फ्रीक्वेंसी क्या होगा जल्दी बताइए, घटेगी। तो मतलब सबसे खतरनाक रेस जो है हायर फ्रीक्वेंसी से, समझा आया ना। Yes, sir. विजिबल रेस से इधर तो सबसे खतरनाक है, तो इस्तेमाल कर एक्सरेज वगैरह सब ये जो भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सरेज वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप अच्छे डॉक्टर से भी देखिएगा, बहुत ही कम होता है। जैसे आईएमआर वगैरह सब जो होता है दिमागी वसारा, उस सबसे अफेक्ट पड़ता है सेहत में। बहुत ही लार्ज चांस में मजबूरी के बिना पर उसको करवाया जाता है। सब रेस सब खतरनाक है, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। या इस बाद लास्ट वाला कम है, वो भी खतरनाक है लेकिन कम खतरनाक है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। इसमें से क्या करेगा, आपको पूरा ऑर्डर नहीं कहेगा लिखो, नहीं, इसमें से कोई चार रेस निकाल लेगा, राइट द इंक्रीज। ना समझ में आए कभी भी तो इसी तरह याद रखिए, विजिबल रेस से पहले चार, उसके बाद आईएमआर इंफ्रारेड माइक्रोवेव। इस तरह आप याद रखिए, विजिबल रेस में उससे लेफ्ट साइड में कॉस्मिक गामा एक्स यूवी लेमडा बढ़ रहा है। इस तरह आपको याद रखना। क्या मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. थैंक यू। अब आइए इन सब चीजों के बाद ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने वाला हूं, आपको 2 मिनट अच्छे से सुनिए। हमने अभी सिखाया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी कैरियर है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। बोलिए ना, एनर्जी कैरियर है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, एनर्जी देता है ना, तभी तो रोशनी होती है दिन की। हेलो, Yes, sir. हाँ आप सुने अच्छे से, लाइट के अंदर डुअल नेचर है, वही है। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए नोट में, आप सुनिए अच्छे से। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट है ना, ये मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल मैक्सवेल है। और पार्टिकल नेचर के बारे में, जो लाइट के बारे में बताया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सबसे प्लैंक्स ने बताया, समझा। तो प्लैंक्स ने साबित किया, एक्सपेरिमेंट करके दिया। प्लैंक्स ने मैक्सवेल को कहा कि ठीक है आपकी बात सही है कि लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये वेव नेचर से साबित है, इसमें वेव है। लेकिन लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज वेव से साबित नहीं, उन्होंने साबित किया। जैसे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से। वेव थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया था, जल्दी बताएं। मैक्सवेल। Sir Maxwell. पार्टिकल नेचर किसने दिया, प्लैंक्स। इसलिए बोर Planck. मॉडल के पॉइंट्स में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इवन के वेव मैकेनिकल मॉडल में है। इसलिए बोर मॉडल ने लाइट पर रिसर्च किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को माइंड में रखा।
लिया, बताइए। बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. लिख लिया. ठीक, उन्होंने बहुत ही अच्छी मिसालें दी, फिर बाद में मैं कंक्लूड करूंगा। उन्होंने आयरन रॉड को हीट किया प्लांट साहब ने, तो पहले आप जानते हैं ना हल्का रेड होता है, जैसे जैसे फिर हीट किया तो भैया येलो कलर चेंज, यानी कलर चेंज होता गया, फिर हीट किया व्हाइट आया, फिर हीट किया यानी ब्लू कलर आया, जैसे जैसे हीट किया कलर चेंज होता गया। आप रेड जब पहले शुरू में हीट किया था, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये आदमी है कोई और एक ब्लू आदमी है, बताओ किसको ज्यादा हॉटनेस फील होगा, बी को कि ए को? पहले हीट करने पर रेड हुआ, जैसे जैसे हीट बढ़ाते गए तो कलर ब्लू होता गया, बताओ कहाँ पर हीट ज्यादा मिलेगी? आदमी कोई खड़ा होगा तो किसको B पे. हॉटनेस? बताइए, और लोग बताएं, सबिहा, नोहा। आप किसी हॉट बॉडी के सामने जाते हैं तो आपको उसकी रेस महसूस होती है ना? हेलो, Yes, sir. तो बताइए कहाँ पर ज्यादा मिलेगा? पहले ये तो हल्का रेड था, थोड़ी सी हीट पर, यहाँ ज्यादा हीट देने पर मतलब ये ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, एनर्जी पैकेट पैकेट। प्लांट्स ने यही कहा, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ना ये पैकेट दे रहा है, जैसे आयरन रॉड हीट है, हॉट है, ये बिहारी पैकेट दे रहा है। सर पैकेट कहाँ दिखता है, वो सब सिखाएंगे, दिखेगा नहीं आपको। फील, हॉटनेस का फील होना, आप वहां पर खड़े होइए, गर्मी का लगना, इसलिए लाइट का यही उन्होंने कहा भाई, ये मैक्सवेल को उन्होंने समझाया कि हमें एनर्जी जो मिल रही है तो रिफ्लेक्शन के थ्रू तो नहीं मिल रही है, इंटरफेरेंस के थ्रू तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट इज मेड ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, व्हिच इज कॉल्ड क्वांटम, व्हिच इज कॉल्ड फोटॉन। आप जिस रोशनी में बैठे हुए हैं आपको फोटोन गिर रहा है, ये नहीं कि पैकेट नाश्ता का पैकेट। पैकेट का मतलब वो हम समझाएंगे, एनर्जी पैकेट, ये इंटरफेरेंस नहीं है। कुछ तो बोलिए हाँ या ना, तीनों स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हेलो, ये दोनों क्यों नहीं Yes. बोलती हैं, इतनी शरीफ क्यों Yes, हैं ये sir. दोनों? हाँ बोलिए ना, मेरे क्लास में बोलिए बोलिए। हाँ वेरी गुड। तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी है। सर ये पैकेट क्यों नहीं दिखता, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं आपको, 2-3 मिसाल दे रहा हूं डेली लाइफ से। तो प्लांट्स ने ये साबित किया, प्लांट्स ने ये एक लाइन में कहा, अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स क्वांटम थ्योरी। बुकिश वर्ड का 3-4 पॉइंट को छोड़ दे, एक लाइन में बोलिए, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म, अब तक था लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, अब तो ये लाइट ट्रेवल्स, इसमें पैकेट ऑफ एनर्जी भी है, वेव भी है, पैकेट ऑफ एनर्जी भी है, दोनों है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव बताएगा, कुछ पैकेट बताएगा, कुछ है पार्टिकल नेचर बताएगा। अरे बोलिए, आया समझ में? हेलो। Yes, sir. Yes. अब Yes. देखिए सर ये क्यों नहीं दिखता, उसकी 2-3 मिसाल। जैसे आपके पास कोई राइफल है, बंदूक है, 6 बुलेट आपने, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंट, ऐसा है कि बुलेट प्रूफ लिया हुआ, बुलेट प्रूफ पहना हुआ है, ऐसा बुलेट प्रूफ जो अमेरिका इंडिया वाला नहीं कि 2 नंबर हो वरना आप मर जाएंगे, बुलेट प्रूफ है। मान लिया एक गोली लगा, बुलेट का मतलब इसमें भी तो बारूद है, पैकेट ऑफ एनर्जी, ये महसूस किया। तो एक एक ये काउंट हो रहा है, तो भाई 6 बुलेट है, काउंट हो गया। अगर हम यहीं पर AK-47 रख दें, सुनिएगा, तो बताइए सब बुलेट धर 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 धर, देखिए यहाँ इतनी स्पीड, ये बुलेट प्रूफ महसूस तो कर रहा है कि मुझे बुलेट लग रहा है, लेकिन इतनी फास्ट है, इसकी स्पीड भी और नंबर भी इतना ज्यादा है, क्या वो दिखेगा उसको? बोलिए ना, बस फील होगा, फील होगा, फील। बोलिए Yes, ना, sir. हेलो। Yes, sir. ये है पैकेट। आप स्टेशन पर खड़े हो, राजधानी गुजरती हो, आप उसके डब्बे को काउंट नहीं कर सकते, क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलिए, Yes, sir. बोलिए ना, हेलो। क्यों? उसकी स्पीड फास्ट है। मैंने अभी कहा लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है। तो स्टूडेंट जब बुक पढ़ता है कि भाई ये पैकेट क्या है, पैकेट का मतलब एनर्जी का देना,
हमको महसूस हम कर सकते हैं। पैकेट दे रहा उसको इसलिए नहीं देख सकते, उसका नंबर 1 सेकंड भी मैंने बहुत बोल दिया, नैनो सेकंड में मिलियंस ऑफ फोटोन मिल रहा है, हम उसको देख नहीं सकते। नंबर्स भी ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा है। बोलिए आया समझ में? Yes, हेलो, sir. तो हर पैकेट में एनर्जी है, हर पैकेट में एनर्जी है। उन्होंने प्रूफ किया प्लांक साहब कि ब्लू के पास एनर्जी ज्यादा है, तो बताइए ब्लू की फ्रीक्वेंसी भी तो ज्यादा है ना विबगॉयर में, बोलिए ना, रेड की फ्रीक्वेंसी कम है। Yes, sir. Blue तो की सबसे इसलिए ज्यादा है, मतलब उन्होंने सात। कहा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वो रे ज्यादा खतरनाक, वो ज्यादा एनर्जी ओरिएंटेड होगा। आपको यही में पूछता है, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा, तो कहीं कॉस्मिक रेस की। किसकी एनर्जी मिनिमम है? रेडियो वेव। हेलो एवरीवन, आया समझ में? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का एक लाइन लिखिए, पहले तो डिटेल में आएगा ही। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एक लाइन में क्या बोलेंगे जानते हैं आप लोग? कि लाइट इज मेड अप पैकेट ऑफ एनर्जी। अरे बोलिए ना, इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम या फोटोन। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? अरे No, sir. बोलिए। हाँ, पहले था कि लाइट वेव के फॉर्म, हाँ वेव भी है, पैकेट के फॉर्म में एनर्जी का देना। अल्ट्रावायलेट रेस देता है, आप मोबाइल से बात करते हैं वो भी रेस दे रहा है, एनर्जी। गर्म आयरन करते हैं, एनर्जी, वहां कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो प्लांक साहब ने समझाया मैक्सवेल को, आपकी बात सही है, लेकिन लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है। बोलिए आया यहाँ तक समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए आज मैं कम पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी बस है, मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होगी। और सुनिए, हो सकता है कि आपकी क्लास